अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सफारती महाज सरगर्म है। इंडियन डेलीगेशन अपने दौरे मुकम्मल करके भारत वापस पहुंच गया। पाकिस्तानी वफूद इस वक्त अमरीका और दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए पर तोल रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाला अव्वल नंबर का मुल्क बन चुका है। ये जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं इनके सामने आने के बाद ये तशवीशनाक सूरत हाल हमारे पास है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में 19 बरस बाद कुवैती वीज़े बहाल हुए हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उनसे जानेंगे कि क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से अब इसको आगे प्रोसीड करना है, और पाकिस्तानी जो काम इसमें इंटरेस्टेड है उसके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन आगाज़ करते हैं। पाक के वफूद सफारती महाज पर सरगर्म है। हमने देखा कि भारत का वफ़द जो है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक का चक्कर लगाकर मोर और लेस उनके दौरे अब इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन एक एक करके अब फिलहाल वाशिंगटन से आगाज़ करेगा, वहाँ पहुंच चुका है। APP के मुताबिक 9 अरकान पर मुश्तमिल ये डेलीगेशन है। इसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, जो 2 और 3 जून को अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तानी वफ़द मुख्तलिफ हुकाम से मुलाकातों में इंडिया के साथ फ़ौजी तसादुम और मौजूदा तनाव से मुताल्लिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेगा और भारत की जानिब से गलत मालूमात की फराहमी की मुहिम की राह भी रोकेगा। ज़राए के मुताबिक न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मिलेगा, जबकि जनरल असेंबली के सदर के अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेगा। दूसरी तरफ इंडिया के जो वफूद है वो मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं, कोलंबिया गए हैं, पैनामा गए हैं, खलीज में गए हैं। सो ओवरऑल वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जो टोन की है, मिक्स सिग्नल्स हैं। एक तरफ अग्रेसिव टोन्स भी है, एक तरफ अमन की बात भी कर रहे हैं, और बहुत सारी जो उनकी बातें हैं वो मोदी के भारत में बयानात से तालमेल नहीं खा रहे हैं। जरा देखिए वहां पर जो इंडियन डेलीगेशन है क्या गुफ्तगू कर रहा है। We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan. Like Manish ji said, yes, it's an issue of 2 countries, yes. But I think this outreach program, which the Honorable Prime Minister has initiated, is about getting the whole globe together. We want a subcontinent and a continent which is of peace and with trade and friendship and safety and security for everybody across border. We are going to respond to any act of terror. Please do not ask us questions thereafter why it happened. भांत भांत की बोलियां हैं, पीस की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात भी हो रही है। इस दौरान बड़ी जो दिलचस्प सवाल है जो उठा, कोई पैनामा और कोलंबिया जाकर भारत के वफूद क्या हासिल करेंगे, उन ममालिक में कितनी भारतीयों की आबादी है, वहाँ की हुकूमतों का कितना इन्फ्लुएंस है। तो ये कोई ऐसी रैंडम डिप्लोमेसी नहीं है, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस, और बड़ा स्ट्रेटेजिकली इन जगहों को चुना गया है। क्योंकि पैनामा इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका नॉन परमानेंट मेंबर है, जबकि कोलंबिया 2026 में UNSC का मेंबर बनने जा रहा है। सो बेशक बज़ाहिर नजर आए कि ममालिक हैं कदरे वजन में कम अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें, लेकिन UNSC की सीट में इस वक्त दोनों का वोट है। तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की वहाँ पर डिप्लोमेसी हो रही है। सवालात बार बार भारत के अंदर से भी भारत के बाहर से भी उनकी डिप्लोमेसी के ऊपर उठ रहे हैं। अब भारतीय मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता तनकीदी ऑपेड्स लिख रहा है। द वायर का मैं आपके सामने पढ़ के बताती हूँ कि वायर इस पूरे मामले के ऊपर क्या राय रखता है। भारतीय अखबार द वायर लिखता है कि जब 16 मई को मोदी की हुकूमत ने तमाम सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल सफारती वफ्द का ऐलान किया तो ये बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि उस वक्त भारतीय मुक्तदरा जीत का जश्न मना रही थी। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के गुन गा रहे थे, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की तबाही के दावे कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ मोदी ऑपोजिशन से खारजा पॉलिसी के लिए ताउन क्यों मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से एक मजबूत लीडर को झुकना पड़ा कि वो अपनी नई दहशतगर्द मुखालिफ पॉलिसी के लिए ऑपोजिशन की मदद मांग रहा है। तल्ख हकीकत यह है कि 4 दिन की जंग ने हमारी खारजा पॉलिसी एक्सपोज कर दी है। बावजूद ये कि मोदी ने अपनी दाखिला फिरका परस्त पॉलिसी को खारजा पॉलिसी तक बढ़ाया। गो के 2014 में चीनी सदर शी जिनपिंग और 2020 में अमरीकी सदर ट्रंप मोदी के भारत में आए, ताहम इसके बाद के वाकयात ने शख्सियत परस्ती पर मबनी खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। मोदी ने अपनी मुद्दत इक़्तिदार में अब तक 72 ममालिक के सरकारी दौरे किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनमें से कितने ममालिक मोदी की नई दहशतगर्द मुखालिफ पॉलिसी के उनके साथ खड़े हैं। बार बार इस दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं क्लेम वो करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्त हैं, लेकिन ये कैसी दोस्ती है जिसमें बार बार हमने देखा कोई तकरीबन हाफ डजन टाइम मुख्तलिफ ग्लोबल फोरम्स के ऊपर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत की जो सीज फायर का क्रेडिट लिया, जिसके लिए मजीद अंदरूनी तौर पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई।
प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। अभी परसों एक और स्टेटमेंट सामने आई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा इस बात का क्रेडिट लिया कि हमने ट्रेड के जरिए पाकिस्तान और भारत को बिठाकर उनको सीज फायर कराया। देखिए, Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. शशि थरूर जो है इस वक्त बड़े ही विजिबली अमरीकी सदर को निशाना बना रहे हैं तनकीद का। तो ये भी सवाल उठ रहा है भारत के अंदर से भी कि भाई ये किस तरह की डिप्लोमेसी है जहां पे एक मुल्क की सदर को आप अपने खिलाफ कर लें, इस तरह के बयान देकर उनकी पॉलिसीज के ऊपर, उनकी मीडिएशन करने के क्लेम के ऊपर। शशि थरूर क्या कहते हैं, देखिए। Trump is very unusual for most American presidents because he does say things that I'm not quite sure he can entirely claim credit for. To the best of my knowledge, we have agreed to no such thing. No talks are mediated by the Americans with the Pakistanis. Mr. Trump claiming credit for mediation because India would never have sought mediation, doesn't need mediation, and I think would never accept the idea that we have in any way accepted foreign mediation. ताज्जुब की बात यह है कि बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बार कह रहे हैं कि भारत को सीज फायर पे ट्रेड के वादे के ऊपर उस मुआहदे पर मनाया गया है और पाकिस्तान भी विलिंग था और ट्रेड इस पूरी सीज फायर का एक सेंट्रल एंगल है। लेकिन अभी तक भारतीय हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली इस स्टेटमेंट को ना चैलेंज किया गया, ना इसको रिफ्यूट किया गया, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको बड़ा एक्टिवली अवॉइड किया जा रहा है। प्रोग्राम में आज हमारे पास बड़े दिलचस्प मेहमान हैं। प्रोग्राम के पहले से में मुनीर अकरम साहब है, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो भी भारतीय डेलीगेशंस आप देख रहे हैं कि पैनामा जा रहे हैं, इसके अलावा कोलंबिया जा रहे हैं, ये यूएनएससी की सीट के ऊपर जिनके पास इस वक्त वेटेज है वहां पर जाकर वो उनके साथ अपनी डिप्लोमेसी के जरिए अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं। इन जो पूरे ट्रिप्स हैं, जो पूरे डेलीगेशंस के अब तक के दौरे से आपने क्या अखज़ किया है भारत के जो बयानिए के हवाले से? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए हैं? मेरे ख्याल में ये दौरे जो हुए हैं और ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो भेजा गया है मोदी साहब ने, इससे ये जाहिर होता है कि उनको एहसास हुआ कि उनकी डिप्लोमेसी सही नहीं चली। ये वाक़ये के पहले और दरमियान जो इन्होंने जो एक्शन लिया है, एग्रेशन किया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी कोई हिमायत नहीं थी। तो मेरे ख्याल में वो घबरा गए हैं कि उनकी डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हुई, उसमें कुछ फतूर थे और अपना जो मौजू है, उनका जो नैरेटिव है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को मनवाने के लिए जो सलामती काउंसिल के मेंबर्स हैं, पोटेंशियल मेंबर्स हैं, उनको सबको समझाने के लिए अब उनका जो हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है उसके लिए इन्होंने ये डेलीगेशन भेजा है। और ये नोटेबल है कि स्पोक्समैन लगाया है शशि थरूर को। वो काफी अंग्रेजी अच्छी बोलता है, पर ये अनऑफिशियल है, तो उसके तहत उन्होंने काफी चीजें कहलवाई हैं, जैसे कि ट्रंप साहब के खिलाफ, जो वो ऑफिशियली नहीं कहना चाहते। तो ये इनकी डिप्लोमेसी है, चल रही है, और हमने भी अभी ये डेलीगेशन भेजे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा मौजू भी पेश होगा पूरी दुनिया में, और हमारी पोजीशन काफी फेवरेबल है इस वक्त, और इस मौके का हमने फायदा उठाना है। मुनीर साहब, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी बड़ा एक्टिवली इस वक्त हम देखें तो मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों के अंदर हमारे हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट डेलीगेशन जा रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, साथ साथ ये डेलीगेशन भी जा रहा है। भारत की जानिब से सिर्फ इस डेलीगेशन के ऊपर इत्तफाक किया गया है, शायद प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के लिए कि भाई अगर वो कुछ कहते भी हैं हुकूमत उससे लाताल्लुकी इख्तियार कर सकती है। जो इस तरह का वक्त जब जाता है तो वहाँ फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि आप तो इनर पावर कॉरिडोर्स को समझते हैं, तो ये डेलीगेशन जाकर कितनी राय हमवार कर सकते हैं? जी,
کوشش تو وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک اپنا نیریٹو بنایا ہے. جیسے آپ نے ششی تھرور کو سنا ہے 2-3 مرتبہ اس نے پبلک جو ریمارکس کیے ہیں اس میں وہی پاکستان کے اوپر الزام لگانا ٹیررزم کا, ہندوستان کی ڈٹرمینیشن کہ ہم اٹیک کریں گے اگر واپس ایسے واقعہ ہوا, اس قسم کی چیزیں انہوں نے لوگوں کو بتا رہے ہیں. پر میرے خیال میں ان کا جو کیس ہے اس وقت وہ کمزور ہے کیونکہ انہوں نے ایگریشن کی ہے. اگر جہاں دہشت گردی بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ فوراً سے اٹیک کریں, مثال ماریں, ہوائی جہاز ماریں. اس قسم کا بیہیویئر ہے, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی. تو ان کو ابھی سمجھانے کی ضرورت ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں, پر ہماری پوزیشن بہتر ہے. ٹرمپ صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, کافی بڑے جو طاقتیں ہیں وہ بھی انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کی پوزیشن پر. تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور پریس کرنا ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے. جو مسئلے جو ہندوستان اور پاکستان کے مسئلے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر امن نہیں ہوگا اس خطے میں. صحیح. اچھا, ویسے تو جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے وہ فورن آفس سے اس کی بریفنگز بھی ہوں گی, آف کورس ان کے پاس اپنا ڈوسیئر بھی ہوگا. کون سے اہم نکات وہاں پر اٹھائے جانے چاہیے ہیں جب یہ ملاقاتیں اگر ہوں واشنگٹن میں, یورپ میں اور دوسرے اہم جو کیپٹلز ہیں ان میں؟ جی, پہلی چیز تو میرے خیال میں ہم نے جو ہندوستانی نیریٹو ہے ٹیررزم پہ اس کی مخالفت کرنی ہے, اس کو ایکسپوز کرنا ہے. یہ ان کی بہت پرانی کہانی ہے, پر ہم نے اس کو ویگرسلی بتانا ہے کہ یہ بالکل ہی وداؤٹ ایویڈنس ہے. دوسری چیز ہم نے یہ مسئلے بتانے ہیں کہ جی یہ مسئلے کشمیر کا مسئلہ, واٹر ٹریٹی کا جو مسئلہ ہے یہ ابھی کھڑا ہے انہوں نے, اور تیسرا جو یہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے, ہمارے خلاف جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ بھی مسئلہ ہے. یہ سب چیزیں حل کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ فائنلی اگر سسٹینیبل پیس لے آنی ہے خطے میں, ساؤتھ ایشیا میں, تو اس کے لیے کچھ ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, کچھ اپنے آپس میں میوچل ریسٹرینٹ کے میجرز ہم نے ماننے ہونا چاہیے ہندوستان اور پاکستان نے. یہ بالکل ہی جس طرح سے یہ آرمز بلڈ اپ کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف جو کچھ بیانات دے رہے ہیں, ان سب کو بند کرنے کی ضرورت ہے اور خطے میں امن لے آنے کی ضرورت ہے. تو اس میں میرے خیال میں پوری دنیا ہمارے ساتھ ہوگی. بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ مختلف فورمز پہ, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں جائیں, چاہے وہ ان کے وائٹ ہاؤس کے اندر کوئی اور ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ آئیں, کسی اور ملک سے بھی تعلق رکھنے والا, کوئی بھی میڈیا انگیجمنٹ کے موقع پہ وہ کشمیر کا اور ٹریڈ کا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کرنے کا ذکر کرنا نہیں بھولتے. کشمیر کا کے الفاظ تو تقریباً 4 سے 5 مرتبہ وہ اپنی ٹویٹ کے اندر, اپنی انٹینٹ کے اندر ظاہر کر چکے ہیں. اب واشنگٹن میں اس وقت اس حوالے سے کیا اتنی انتھوزیازم ہے جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہے؟ جی, میرے خیال میں اسیسمنٹ کی ضرورت ہے اس پہ. میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پرسنلی انگیج ہو گئے ہیں اس بارے میں. ان کی جو بیوروکریسی ہے شاید ان میں اتنا انتھوزیازم نہیں ہوگا, پر ٹرمپ صاحب خود انگیج ہوئے ہیں. اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے ان سے یہی کہنا ہے کہ جی آپ نے جیسے پرومس کیا تھا, جب سیز فائر ہو رہا تھا تو ہم سے کہا گیا تھا کہ جو پوائنٹس آف فرکشن ہوں گے اس پہ بھی ہم مذاکرات کروائیں گے اور اس کو حل کروائیں گے. تو ہم تو تیار ہیں, پاکستان تو تیار ہے. کشمیر کا مسئلہ, واٹر ٹریٹی کا مسئلہ, ٹیررزم کا مسئلہ, ان سب چیزوں پہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. ہم امن چاہتے ہیں, ہم اگریسو نہیں ہیں. تو آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ ہندوستان کو منوائیں. اور ہندوستان کے ساتھ امریکہ کی بہت بہت انفلوئنس ہے, وزن ہے. تو اس وزن کو وہ استعمال کریں اور خطے میں
امن لے آئیں. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب. اقوام متحدہ پاکستان کے سابق مستقل مندوب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آگے بڑھ کے ہمارے پاس ساتھ اس وقت پروگرام میں سردار محمد مسعود خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کشمیر کی بار بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہائفنیٹ دوبارہ ری ہائفنیٹ ہو گیا ہے پاکستان اور بھارت, اس کے کشمیر کا ذکر بار بار ہو رہا ہے. لیکن ماضی کے اندر 2019 میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کشمیر کا مسئلہ سالو کرانے کی آفر کر چکے تھے, میڈیشن کی آفر کر چکے تھے. آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ آفر اس کے مقابلے میں مختلف ہے یا ہی ریئلی مینز بزنس رائٹ ناؤ؟ کیونکہ 2019 میں اس آفر کے اوپر پھر آگے ہم نے دیکھا کچھ اثر نہیں پڑا, کچھ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا کسی چیز کے اندر. یہ دو تین چیزیں بیک وقت ہوئی ہیں. ایک تو کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا ہے, دوسرے یہ ہوا کہ تجارت کا ذکر کیا ہے. صدر ٹرمپ نے بار بار کہا ہے کہ انہوں نے دونوں ملکوں کو, ہندوستان اور پاکستان کو, تجارت کا راستہ دکھایا اور انہوں نے کہا کہ بجائے جنگ کے, ایک جوہری جنگ کے, آپ تجارت کی طرف مائل اور آمادہ ہوں. اور تیسری چیز جو ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر انہوں نے صحیح گفتگو کے لیے جو ہے آغاز کیا ہے اس میں. لیکن میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان نے ایک قسم کی پہلے سے شکست مانی ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے جو بھی وفود باہر بھیجے ہیں اس میں جو اپنے لوگوں کو اس سلسلے میں وہ قائل نہیں کر سکے, مطلب ان کی اپنی جو پارلیمنٹ ہے, لوک سبھا یا راجیہ سبھا, اس میں لوگ جو ہے ان پہ طرح طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں. اور جو ایک پارلیمانی اجلاس تھا اس میں بھی نریندر مودی نہیں گئے جو اس موضوع کے اوپر تھا, اور لہٰذا انہوں نے یہ سارے کے سارے وفد باہر بھیج دیے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا 2019 میں اور 2025 میں فرق ہے؟ تو فرق ہے. اس وقت یہ تھا کہ تقریباً امریکہ نے ہندوستان کا ساتھ دے دیا تھا اور ہندوستان کو بچایا, بلکہ جو ابھینندن تھا اس کو بچایا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کا حملہ بہت سخت نہ ہو, متناسب ہو. اب کی یہ حالات ہیں کہ آپ ایک اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں. انہوں نے جو ہے صدر ٹرمپ نے, امریکہ نے اور باقی دنیا نے ہندوستان کو اور پاکستان کو ایک ہی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. روس میں بھی جو ہے ہمیں پیش رفت ہوئی ہے, جو وہاں سے سرمایہ کاری آئے گی. اس کے بعد جو ہے ورلڈ بینک جو ہے اس نے جو ہے آپ کی بہت ایک خطیر قرضہ دیا ہے جو آپ کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ ہوگا. اور تیسرے یہ ہے کہ خود امریکہ میں پاکستان کی بڑی اچھی پذیرائی ہوئی ہے, اور ہندوستانی وفود جو جھوٹا بیانیہ لے کے گئے, اگر وہ ہندوستان کے لوگوں کو اس کے اوپر قائل نہیں کر سکے تو ساری دنیا کو کیسے قائل کر سکیں گے؟ اور وہاں سے جو بھی خبریں آ رہی ہیں ان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے بیانیے کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات 2019 کے مقابلے میں بہتر ہے. لیکن میں جو ان کے ڈیلیگیشنز مختلف ممالک میں گئے ہیں, میں ان کے بیانات سن رہی تھی, کچھ فالو بھی کری تھی, انہوں نے بڑے کیئرفلی اوائڈ کیا ہے کشمیر کے لفظ کو. وہ اس کو پبلک امیجنیشن میں یا آڈینس کی امیجنیشن میں یا اس وقت کی ڈپلومیٹک جو کانورزیشن کے اندر وہ اس لفظ کو بڑا کنوینئنٹلی اوائڈ کر رہے ہیں. پاکستان کو غالباً اس کو زیادہ اجاگر کرنا ہوگا, کیونکہ وہ بڑا ان کی بڑی اس معاملے میں اسمارٹنس ہے کہ وہ اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے, پاکستان کے ہندوستان کے خلاف 2-3 مقدمے بنتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی, اس سے پہلے انہوں نے آبی جارحیت کی, سنتاس معاہدہ منسوخ کر دیا. پھر جو مسئلہ کشمیر ایک دیرینہ مسئلہ ہے, اس کے حل کے راہ میں وہ رکاوٹ ہیں. اور انہوں نے جو مختلف جگہوں پہ جو باتیں بتانے کی کوشش کی ہیں, اور ایک تو جو ان کے وفود ہیں وہ ایک جونیئر سطح پہ ملے ہیں, مطلب ہے کہ امریکہ میں جو واشنگٹن میں کانگریس سے ملیں گے, سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی سے ملیں گے اور ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی سے ملیں گے, یا جہاں کہیں بھی وہ لاطینی امریکہ میں کولمبیا میں گئے یا سنگاپور گئے یا ساؤتھ کوریا گئے یا قطر گئے یا کویت, ان جگہوں پہ جہاں بھی وہ گئے ہیں تو انہیں کوئی لوگوں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی ہے. اور تو اس وجہ سے, لیکن یہ کہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں تھوڑا سا محتاط اس لیے ہونا چاہیے توقعات کے معاملے میں, اگرچہ میں اس کے حق میں ہوں کہ صدر ٹرمپ کو بھرپور انداز سے سہولت کاری اور سفارت کاری کرنی چاہیے, ثالث کا رول ادا کرنا چاہیے امریکہ کو. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ متوازی سطح پہ امریکہ اور ہندوستان کے تجارتی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, اور 1 جولائی سے اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے کہ انہوں نے کیا طے کیا آپس میں. اور ہندوستان نے ان کو ایک طریقے سے
ایک رشوت دی ہے کہ آپ امریکہ کی جو کمپنیاں ہیں یا انٹرپرائزز ہیں وہ آ کے ہندوستان میں $50 ارب کی سرمایہ کاری کریں. تو ذرا تھوڑا سا سنبھل کے، لیکن ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے. اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارا ایک وفد نیو یارک پہنچنے والا ہے یا پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد واشنگٹن جا رہا ہے، اور ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی. اور جو ہمارا صحیح بیانیہ ہے، وہ عسکری بیانیہ ہو یا ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی ہو یا مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں، وہ حقائق پیش کر سکتے ہیں. نریندر مودی کے نمائندوں کی طرح وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ایک جھوٹی کہانی وہاں نہیں سنائیں گے. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سردار محمد مسعود خان صاحب وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، موجود تھے. بریک پر جائیں گے، جب واپس آئیں گے یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اس خطے کے حوالے سے، یہاں کی جو سلامتی ہے، یہاں کے امن کے حوالے سے، لیکن سب سے بڑا چیلنج جو اس پورے خطے کو درپیش ہے وہ موسمیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کا ہے. اور دونوں ممالک کی حکومتوں کو بجائے کہ ایک دوسرے سے لڑے، مل کر اس کے خلاف لڑنا ہے. یہ میں بار بار دہراتی ہوں اسی لیے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی ادراک پیدا ہو. بریک کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. سال 2025 تقریباً آدھا گزر گیا ہے. آج 1 جون ہے، اور 1 جون میں اس ملک نے کیا کچھ نہیں دیکھا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ پولرائزیشن دیکھی، اور پھر فائنلی مئی کے مہینے میں ایک جنگ بھی دیکھ لی. لیکن اس دوران جو اہم ایشوز جو نظر انداز ہوتے ہیں، جو اس خطے کی، اس ملک کی بیسک سلامتی کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں نظر انداز ہو جاتے ہیں. اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ کلائمیٹ رسک انڈیکس کی 2025 کی جب رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس کے فائنڈنگ سامنے آئی ہیں، تو ہم سب کو چونک جانا چاہیے اور سب باقی چیزوں کو بیک برنر پہ رکھ کے اس کے اوپر سب سے پہلے پالیسی ڈیسیجن لینے چاہیے اور امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے. کیونکہ کلائمیٹ رسک انڈیکس 2025 کے مطابق پاکستان 2022 میں دنیا کا سب سے زیادہ ماحولیاتی آفت سے متاثرہ ملک قرار پایا ہے. دنیا کا پاکستان میں تباہ کن سیلابوں نے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد کو متاثر کیا. سیلاب کے باعث 81 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، 22 لاکھ سے زائد مکانات متاثر ہوئے. جرمن واچ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تباہ کن سیلابوں نے 1700 سے زائد افراد کی جانیں لی اور تقریباً $15 ارب کا معاشی نقصان پہنچایا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے نہ صرف مانسون بارشوں کی شدت کو 50% بڑھایا، بلکہ مارچ تا مئی 2022 کی شدید گرمی کی لہر کو بھی 30 گنا زیادہ ممکن بنا دیا ہے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان غریب طبقے اور خواتین کو ہوا. زرعی شعبے میں خواتین کی روزی روٹی ختم ہو گئی. رپورٹ کے مطابق اگر دنیا نے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات میں تاخیر کی تو ایسے آفات کا تسلسل نیا معمول بن جائے گا، جس سے نہ صرف ترقی پذیر ممالک بلکہ دنیا بھر کے انسان متاثر ہوں گے. آج پاکستان کی باری ہے، لیکن یہ بات یہیں نہیں رکے گی، اس خطے میں پہلے پھیلے گی اور پھر ظاہر سی بات ہے پورے کرۂ ارض پہ اس کے اثرات ہوں گے. لیکن خواتین پہ اگر آپ دیکھیں تو موسمیاتی تبدیلی کا ایک اور رخ سے بہت زیادہ اثر ہے. اور ایک اسٹڈی آئی ہے، جرنل آف فرنٹیئرز ان پبلک ہیلتھ کی یہ اسٹڈی ہے، اور یہ بھی بڑی پریشان کن ہے. اور ایک نئی طبی تحقیق کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں سے جہاں دیگر امراض بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، وہیں اب سخت ماحولیاتی تبدیلیوں سے خصوصی طور پر خواتین میں کینسر ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. اور مصر کی امریکن یونیورسٹی کی تحقیق ہے، یہ کہتی ہے کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں درجہ حرارت بڑھنے سے خواتین میں بریسٹ، مادر رحم اور دیگر کینسر زیادہ اہم اور جان لیوا ہوتے جا رہے ہیں. تحقیق کے مطابق بظاہر تو کیسز کی شرح معمولی ہے، مگر یہ اضافہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے کینسر سے متاثر ہونے اور موت کے خطرے کا اندیا ملتا ہے. موسمیاتی تبدیلیاں صحت کے لیے مفید نہیں. عالمی درجہ حرارت میں اضافے، خوراک اور پانی کی دستیابی کو لاحق خطرات اور ناقص فضائی معیار دنیا بھر میں مختلف امراض اور اموات کی شرح میں بڑھ رہے ہیں. قدرتی آفات سے بھی انفراسٹرکچر بشمول طبی سہولیات کے نظام پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے لیے محققین نے مشرق وسطی میں اور شمالی افریقہ کے 17 ممالک میں 98 سے 2019 کے درمیان جو مختلف کینسرز ہیں اس کے ڈیٹا کی جانچ پڑتال کی ہے. اور درجہ حرارت میں ہر 1 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے سے 1 لاکھ افراد میں اوسطاً کینسر کیسز کی تعداد 173 سے بڑھ کے 280 ہو گئی ہے. اموات بھی تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ مریم شبیر عباسی صاحبہ موجود ہیں، ماہر ماحولیات ہیں.
कुछ डेटा हमने शेयर किया, ऑफ कोर्स इसके और एंगल से वो ज़्यादा होशरुबा इसके असरात होंगे, लेकिन जो ये 2022 की इंडेक्स के हवाले से जो है, ये इंडेक्स 2025 की जो डिक्लेरेशन है वो 2022 के हवाले से है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा माहौलियाती आफत से मुतासरा मुल्क करार पाया है। और मरीम, आपको लगता है कि इस मुल्क में जो जिस तरह से हम सियासत कर रहे हैं या जिस मुल्क में जिस तरह से हम पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं, हमारी तरजीहात में आपको लग रहा है कि हम एक ऐसा मुल्क है जो कि 2022 में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड माहौलियाती तब्दीली से मुल्क है? जी बिल्कुल मारिया, ये जो जर्मन वॉच की रिपोर्ट आती है हर बार, उसमें ये पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मोस्ट वल्नरेबल कंट्री जो है वो करार दिया गया है। गाहे मुख्तलिफ वाकयात की वजह से पाकिस्तान हमेशा से टॉप 10 कंट्रीज में इस रिपोर्ट की कई सालों से रहा है। चाहे वो 2022 की फ्लड्स की बात करें, चाहे 2010 के फ्लड्स की बात करें, चाहे आप हीट वेव्स की बात करें, जैकोबाद में जो दर्जा हरारत आपका इतना ज्यादा बढ़ता है, वहां ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट ने उसको अनलिवेबल, यानी कि एक ऐसी जगह जो इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, वो कई सालों से उसको करार दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखें कि 2018 की रिपोर्ट्स के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक भी पहले से बता दिया गया था कि 2025 में जो पाकिस्तान है वो एक वाटर स्कार्स यानी कि कहत साली की तरफ या पानी की कमी की तरफ, अगर आसान लफ्जों में मैं कहूं तो चला जाएगा, और जो हमें होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो ये पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से, आप देखें कि एक तरफ जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास पानी होता है मानसून की जब बारिशें शुरू होती हैं, और दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे बहुत सारे सिंध के इलाके, बलूचिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी बिल्कुल नहीं होता है। शहरों में भी जहां पे बहुत ज्यादा आबादियां होती हैं वहां पे पानी का, पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं होता है। तो ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो ऑफ कोर्स जो आपकी ग्लोबल एमिशंस होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होता है, जहरीली गैसों का, जो बाकी ममालिक भी करते हैं, पाकिस्तान भी करता है, ये सारे आपके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट तो देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन व्हाट मेक्स इट वर्स वो ये होता है कि आपके ऑन ग्राउंड पॉलिसी मेजर्स क्या हैं, आप उसको रिस्पॉन्स किस तरह से दे रहे हैं, आपका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है, आप लोगों को कितना पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं इन चीजों के बारे में, ये जो हालात आपके क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स होने वाले होते हैं, और आप लोगों को किस तरह से बचा सकते हैं, उनकी रहनुमाई किस तरह से कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं हमारे पूरे मुल्क में। मैं इसी पे आना चाहती हूँ मरीम साहब, मेरा अगला सवाल यही होता कि आपने जो ऑन ग्राउंड रिस्पांस की बात की, आपने जो पॉलिसी लेवल फैसलों की बात की, और फिर उसके खाली कानून साजी और फंड्स मुख्तस करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको फिर पाए तकमील तक मंसूबों को पहुंचाना और मेक श्योर करना कि वो ऑन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो। तो क्या हमारा रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेट है जितना बड़ा खतरा है उस? जी मारिया, हमारा अभी तक आप देखें कि कई दहाइयों से जो हमारा क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स होता है वो रिएक्टिव होता है, यानी कि सैलाब आ गया, अब हमने क्या करना है। इसी तरह से हमारी पॉलिसी साजी भी उसी के अराउंड होती है कि अब एक आ गई है आफत तो उसको किस तरह डील करना है। दुनिया भर में प्लान ये होता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, यानी कि आपका आने वाला होता है सैलाब या हीट वेव्स आपकी आने वाली हैं, या आपका ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है नॉर्थ में, इसी तरह आपका ड्राउट होने वाला है। ये ऐसी चीजें हैं जो पहले से प्रिडिक्ट हो जाती हैं। आपका अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल मानसून में होने वाला है, तो अब पहले से इंस्टीट्यूट्स के पास डेटा हमारा होता है, वो पहले से उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके किस तरह से लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, जो हमारे इदारे हैं वो किस तरह से उस पर एक्ट करते हैं और किस तरह से फंड्स मुख्तस करते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका हो सकता है इस चीज को एड्रेस करने का, लेकिन ये होता नहीं है। हमारे इदारे इस तरह से काम करते हैं कि अच्छा पहले से हम इस इदारे को पैसे क्यों दें कि वो कम्युनिटीज के लिए कुछ करें, क्योंकि नुकसान तो हुआ नहीं है। वो पहले देखते हैं कि अच्छा डैमेज पहले हुआ है तो अब उसको हम रिस्पॉन्स पैसे की फॉर्म में दें या कैपेसिटी बिल्डिंग की फॉर्म में दें। तो हमें, मेरा ख्याल है कि जो हमारे इदारे हैं उनको तो इसी अप्रोच अपनी रिएक्टिव के बजाय जो है वो प्रोएक्टिव करनी पड़ेगी कि एक आफत आने वाली है, आपके पास डेटा है, आपको डेटा बता रहा है कि आने वाली है। जैसे हीट वेव्स का अब रिसर्च आपको तहकीक बताती है, पाकिस्तानी इदारों को पता है कि हीट वेव्स आने वाली हैं, तो आप इदारों ने क्या करना है, कूलिंग सेंटर्स कायम करें, हॉस्पिटल्स में स्टाफ को देखें, मजीद जो है वो छोटे छोटे सेटअप लगाएं जगह जगह पे, जहां पे लोग जाके कूलिंग सेंटर्स में या मसाजिद या आपके जो दूसरे गर्मी की छुट्टियों में स्कूल्स में छुट्टियां होती हैं तो उनको कूलिंग सेंटर्स में कर दें। खासतौर पे जो मजदूर तबका आपका होता है, जो रोड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके लिए इस तरह के इकदाम हों जो वहां पे जाके बच सकें, उनके पानी
इकदामात हों, तो आप इस बारे से इदारे क्या करें, लेकिन नहीं वो रिएक्टिव होगा कि अच्छा कुछ। और खास तौर पे जो हमारी वल्नरेबल जो माशरे के लोग हैं, जो अमीर हैं, जो एलीट हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, वो भी किसी न किसी तरीके से कुछ कर लेंगे। जो वल्नरेबल हमारे सोसाइटी के फैक्शंस हैं, उनका ख्याल करना ज़्यादा भी ज़रूरी है, रियासत की जिम्मेदारी भी है। इसमें एक और ट्विस्ट भी है मरीम साहिबा, इस साल बहुत ही हम पे मेहरबान ये साल इसलिए भी रहा कि भारत के साथ हमारी आबी जंग, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट ने इसको वॉर डिक्लेयर किया हुआ है, तो एक आबी जंग हो गई है। भारत कभी पानी छोड़ता है, कभी पानी रोकता है। अभी कल मैं देख रही थी कि अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकें कि भारत ने दरियाई चनाब में के हवाले से पानी वहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी पानी आ जाता है, कभी पानी कम हो जाता है। तो ये अरसा भी रिपोर्ट कर रहा है कि वो छेड़खानी कर रहे हैं। ये कितना असरअंदाज होगा इस साल होने वाले जो मौसमी जो तब्दीलियां हैं उसकी वजह से? तो ऑलरेडी आपने गिनवा दिया कि क्या चैलेंजेस हैं, ये उस पर कितना मजीद असरअंदाज होगा? जी मारिया, आप देखेंगे ये जो सिंतास मुआहिदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1960 से था, इसकी खिलाफ वर्जी इंडिया गाहे बगाहे करता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब उनने अनाउंस करके किए, मेरा ख्याल है कि उनके पास ज्यादा पावर है नहीं करने की, क्योंकि आप नेचर इस तरह से काम करती है कि आप देखें कि अभी से उनके यहाँ मानसून बारिशें स्टार्ट हो गई हैं और उनके कुछ इलाके फ्लडिंग की जद में आ चुके हुए हैं। तो आप देखें कि इंडस में जब उनका पानी ज्यादा आ गया है तो उनको खोलना ही पड़ेगा पानी, और पाकिस्तान की तरफ पानी आएगा ही आएगा। उनके पास ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज उनके इलाके में फ्लडिंग हो जाएगी। हाँ, इस तरह से वो इम्पैक्ट उसका जरूर हो सकता है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा उनके जो हेड्स हैं, जो इंडस वाटर के जो ऊपर से पानी उनकी तरफ से आता है, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि उनके पास किस वक्त उन्हें खोलना है, कितनी मिकदार में खोलना है, वो पाकिस्तान पे असरअंदाज हो सकती है। और आई थिंक पाकिस्तान अगर उसकी हमारे इदारे उसकी प्लानिंग करें, जो वाटर रिजर्वायर्स और स्टोरेज की में और आबादियों को पहले से इंफॉर्म करने के कॉन्टेक्स्ट में अगर बता दें कि इन मौसमों में आपके चांस हो सकता है, तो आप जो है वो जो इंडस के अराउंड आबादियां हमारी होती हैं उनको इन्फॉर्म करें कि वहां से मूव अवे करें, लेकिन सिर्फ बताएं नहीं, उनके लिए इक़दामात भी करें, मूव अवे करके कहाँ जाएं। उनके पास वो जगह तो होती नहीं है कि उन्हें किधर रहना है। तो अगर हमारे पॉलिसी साज इदारे, मुतलका इदारे इस पर प्रॉपर प्लानिंग करें तो बच सकते हैं हम इससे, और थोड़ा बहुत इस लिहाज से असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि हमारा जो इंडस के ऊपर 80% जो हमारे किसान हजरात हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो फसलें वगैरह उगाते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो पानी की और पीने का भी पानी इवन जो है वो उस पर मुनहसर होता है, तो वो डेफिनेट इम्पैक्ट तो आपका होगा। सही। और ये तो मैं अभी अपनी कोताहियों की, अपनी प्लानिंग की, अपनी पॉलिसी लेवल डिसीजंस की बात कर रहे, लेकिन ये बात दुनिया को भी बावर करानी है कि पाकिस्तान ये माहौलियाती तब्दीली में कंट्रीब्यूट करने वाले ममालिक में नहीं है। जो टॉप 10 ममालिक हैं वो हैं जहाँ पे ज़्यादा पैदावार है। ये वेस्ट या जो तरक्की पजीर ममालिक का बोझ पाकिस्तान जैसे ममालिक उठा रहे हैं। ये मुकदमा क्या हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं कि भाई जो आप कर रहे हैं वी आर द रिसीविंग एंड, ये बात आज यह नहीं रुकेगी, इस खित्ते से फैलेगी, निकलेगी, कल को वो भी पहुंचेगी? जी मारिया, बिल्कुल। पाकिस्तान जो है वो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज विद चाइना, ये पूरा ग्रुप है जो कि निगोशिएट हर साल करता है कि जो डेवलप्ड ममालिक हैं वो किस तरह से अपनी एमिशंस को कम कर सकते हैं। और बाकायदा पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो साइन हुआ था, जिसमें बहुत सारे, अब तो अमेरिका उससे निकल गया है ट्रंप प्रेसिडेंट के आने की वजह से, तो ये मुआहदे के तहत जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इंडस्ट्रीज में किस तरह से आप टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं डेवलपिंग पाकिस्तान और जैसे बाकी ममालिक में, किस तरह से एमिशंस कम करनी है, रिन्यूएबल की तरफ मूव करना है, तो कैसे वो लोग हेल्प कर सकते हैं, हमारी फंड्स कैसे उन्हें प्रोवाइड करने हैं, लॉस एंड डैमेज फंड एक इस्टेब्लिश किया गया है, उसमें उनको कंट्रीब्यूट करना है। प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक कोशिश बहुत कर रहे हैं, पिछले 30 सालों से कोशिश कर रहे हैं, निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो विलिंगनेस है, जो आपके डेवलप ममालिक हैं। अब यूएस से निकल गया तो सोच ही ना कि वो पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन बाकी ममालिक जैसे जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, ये सब जो इस खित्ते में जितने आते हैं ये कंट्रीब्यूट उस तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस नहीं है। दे वुड नेवर वांट कि पाकिस्तान और बाकी ममालिक जो है वो कुछ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के असर से निकल जाएं, क्योंकि हम बेहतर करना शुरू कर देंगे इकोनॉमिकली, और ऐसे ममालिक कभी नहीं चाहेंगे कि हम बेहतर करें, हम उन पर डिपेंडेंट ही रहेंगे, वो हमेशा यही चाहेंगे। क्योंकि आप देखें कि उनके पास जो पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, वो जंगों में पैसा लगा रहे हैं जगह जगह, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत शुक्रिया मरीम शबीर साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम के इस में मौजूद थी। पिछले हफ्ते एक अच्छी खबर आई, कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वीजे
खोल दिए हैं। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ वहाँ से जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं डॉक्टर जफर इकबाल साहब, वो मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। 19 साल बाद कुवैती वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बहाल हो गए हैं। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों को कुवैत की जानिब से वर्क, फैमिली विजिट, सियाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया है। वजारत बराए समंदर पार पाकिस्तानी के फोकल पर्सन का कहना है कि इस इकदाम से हज़ारों अफराद को कुवैत में रोजगार, तिजारत और सयाहत के मौके मिलेंगे। कुवैत के तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। याद रहे कि कुवैत ने 2011 में पाकिस्तान, ईरान, शाम और अफगानिस्तान के शहरियों को वीज़े जारी करना बंद कर दिए थे, जिसकी वजह इन ममालिक में खराब सिक्योरिटी हालात बताई जा रही थी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जफर इकबाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तानी सफीर बराए कुवैत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। अभी जो वीज़ों का प्रोसेस है, जरा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं हमारे देखने वालों के लिए। क्या ये जो नए वीज़े जारी होना शुरू हो गए हैं, क्या पाकिस्तानियों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया वहाँ पे? इस वक्त फैक्चुअल सिचुएशन क्या है वहाँ पे? जी बिल्कुल, ये 1 मई से कुवैती हुकाम की जानिब से वीज़ा के जो इजरा में सहूलत पैदा कर दी गई है और ऑलरेडी बहुत से पाकिस्तानी ट्रैवल करना शुरू हो चुके हुए हैं। आज भी मेरी एक बिजनेस पर्सन से मुलाकात थी अभी घंटा पहले, जो पाकिस्तान से ही आए हैं, और ये वीज़ों का इजरा, हर किस्म के वीज़ों का इजरा शुरू हो गया। उसके बाद ही हमने वजारत समुंदर पार पाकिस्तानियों को भी जो है ना इतला दी थी, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि ये वाकई इनफैक्ट शुरू हो गए हैं। तो आई कैन कंफर्म के वीज़ाज जो है ना वो उनके इजरा में आसानी पैदा कर दी गई है और ऑन ग्राउंड वीज़ाज मिल रहे हैं लोगों को। जब आप आसानी की बात करते हैं, उसमें प्रोसेस को भी जरा एलैबोरेट करें कि क्या कितना वक्त लगता है? कुछ हफ्तों की बात है या ज्यादा इंतजार करना पड़ता है? पेपर वर्क ज्यादा है? पाकिस्तान में अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, प्रोसेस क्या है इसका? जी, इसमें पेपर वर्क जो है ना वो अब दिनों में कंप्लीट होता है, और पहले भी जो है ना एक तरह से हम कह नहीं सकते कि कुवैत ने पाबंदी या बैन लगाया हुआ था। पहले जो इजरा का तरीक़ाकार इतना लंबा था और उसमें इतनी सिक्योरिटी क्लियरेंसेज वगैरह थी कि इनफैक्ट फिर वो आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से पाबंदी ही बन गई थी। तो वो चीज़ अब ख़त्म कर दी गई है, और ये चीज़ शुरू हुई थी क्योंकि ये इसके भी अफगानिस्तान का आपने जैसे नाम लिया, तो पाकिस्तान में जो है ना वो कुछ अफगानी जो है ना उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज़ किए थे उस दौर में। तो अभी हम मुसलसल जो है ना हमारे जो कुवैती हुकाम से राब्ते रहे हैं, उस वक्त से हम इनको यही बावर कराने में लगे हुए थे कि पाकिस्तान का जो है वो पासपोर्ट का निज़ाम और नादरा का निज़ाम माशाल्लाह जो है ना वो बहुत अच्छा है, और हम बहुत सारे दूसरे ममालिक को ये चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब ऐसे खदशात नहीं है, और कुवैत जैसे मुल्क के साथ जिनके साथ पाकिस्तान के इतने करीबी ताल्लुकात हैं, वो हम इनको यही बावर कराने में लगे हुए थे कि उनकी तरफ से पाकिस्तानियों के लिए इस तरह की जो है वो सहूलत देना वो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा। डॉक्टर साहब, जो आपने खास तौर पे वहाँ बैठे हुए हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा, जो इसमें कुछ आइडेंटिफाई आपने किए होंगे तिजारत के, रोजगार के, ऐसे कौन से एवेन्यूज हैं, किस तरह का स्किल सेट वहाँ चाहिए है, किस तरह की वहाँ पे इस वक्त जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी जरूरत है, वो कौन से एरियाज हैं अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें? जी, कुवैत में जो कुवैत के अमीर हैं उनका एक है विजन 2035, जिसमें वो कुवैत की इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो कुवैत की इकॉनमी का ज्यादातर जो दारोमदार है वो तेल की आमदनी पर है, 90% के करीब तकरीबन। तो वो चाहते हैं कि ये डाइवर्सिफाई हो जाए और दूसरे रेवेन्यूज भी जो है ना उनको देखा जाए। तो इस सिलसिले में तकरीबन हर सेक्टर में, स्पेशली इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IET और सर्विसेज, इन सारे सेक्टर्स में जो है इनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी। सही। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, हमने उनको भी जो है ना वो ये डेटा पहुंचाया है कि हम तकरीबन यहाँ पे मार्केट शेयर में अपना हिस्सा अब बढ़ा सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर इकबाल साहब, पाकिस्तानी बराए कुवैत। हमें वीज़ा पॉलिसी में जो नरमी आई है 19 साल बाद कुवैत की, उससे आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।